हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल, यानी कि अगर हम एक रिसर्च टूल की बात करते हैं क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसका ध्यान हमें रखना है, कौन कौन से वो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। नाउ सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करेंगे, दैट इज वैलिडिटी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? Validity refers to the extent to which a research tool accurately measure what is intended to measure. आपको सपोज कोई ए चीज मेजर करनी है जिसके लिए आप ये टूल यूज कर रहे हो, लेकिन आपका ये टूल ये ए चीज तो मेजर कर नहीं रहा, बी कर रहा है। तो चाहे बी कितनी भी अच्छी कर रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस चीज के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं वो उसको तो मेजर कर ही नहीं रहा। सो वैलिडिटी का मतलब होता है रिसर्च टूल बेसिकली वो मेजर करे जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। अ गुड रिसर्च टूल शुड हैव हाई डिग्री ऑफ वैलिडिटी, यानी ये एक अच्छा रिसर्च टूल जो है उसकी वैलिडिटी काफी हाई होनी चाहिए, एंड एक्चुअली जो वो क्लेम कर रहा है कि वो मेजर करता है वो मेजर करे। A valid research tool will help researchers make accurate conclusion. अगर एक ऐसा रिसर्च टूल हम यूज करेंगे जो काफी वैलिड होगा तो उससे accurate conclusions निकल के आएंगी। ठीक है, इट हेल्प अस टू मेक accurate conclusion कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। टू इंश्योर वैलिडिटी रिसर्चर्स नीड टू डिजाइन देयर रिसर्च टूल, यानी कि वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए रिसर्चर को जरूरत पड़ती है अपना रिसर्च टूल डिजाइन करने की और अपने रिसर्च क्वेश्चंस को ध्यान से बनाने। ठीक है, आपको अगर कोई भी चीज आप चाहते हो कि आपका टूल ढंग से मेजर करे तो ऑब्वियसली आपको भी उस हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह बनाने पड़ेंगे। दे शुड ऑल्सो टेस्ट द टूल टू इंश्योर दैट इट इज मेजरिंग व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। उन्हें ये भी देखना चाहिए, ये भी टेस्ट करना चाहिए कि एक्चुअली जो उनका टूल है वो मेजर कर रहा है जो वो चाहते हैं कि वो मेजर करे। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी दैट रिसर्चर कैन एक्सेस, यानी कि बहुत सारी अलग अलग तरह की वैलिडिटी होती है जो रिसर्चर एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। ठीक है, अलग अलग टाइप की वैलिडिटी है जो रिसर्चर एसेस करते हैं, जिसमें कंटेंट क्या है, कंटेंट सही से आ रहा है नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो क्राइटेरिया है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट मेन जो पहला पॉइंट है कि जो आपका गुड रिसर्च टूल का कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वैलिडिटी उसकी चेक होनी चाहिए कि भाई जो हम चाहते हैं वो मेजर करें। देन कम्स रिलायबिलिटी, मतलब कि अगर आपने सपोज इस जगह पे इस टूल को अप्लाई करा, इस जगह को इस टूल को अप्लाई करा, और अगर आप सिमिलर कंडीशंस में अप्लाई कर रहे हो, यहां भी सेम कंडीशन है, यहां भी सेम कंडीशन है, यहां भी सेम कंडीशन है, जब आप इसको टूल को मेजर कर रहे हो, इसको यूज कर रहे हो, तो हर बार ये सेम रिजल्ट दे। आप सपोज सोचो कि सब जगह पे सेम कंडीशन है लेकिन तीनों जगह बहुत डिफरेंस आ रहा है, मतलब डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग विद योर टूल। तो एक रिलायबल रिसर्च टूल जो होता है ना वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जब हम उसे रिपीटेड सिमिलर कंडीशन के अंदर यूज करते हैं। और इंश्योर करने के लिए रिलायबिलिटी रिसर्चर को क्या करना होता है, एक पायलट स्टडी कंडक्ट करनी होती है ताकि वो ढंग से देख सकें कि जो रिसर्च टूल है वो कैसा काम कर रहा है, और कोई भी चांसेस या सोर्स ऑफ एरर है तो वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। They can also use statistical techniques to assess the reliability of the research tool. हम लोग statistical techniques use कर सकते हैं हमारे रिसर्च टूल की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। जो बहुत कॉमन मेथड यूज होता है रिलायबिलिटी के लिए is the test retest method, where the same participant are tested with the same tool at two different times and the results are compared. मतलब टेस्ट रीटेस्ट मेथड में क्या होगा, अगर हमने 50 पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, अगली बार भी हम सेम 50 पार्टिसिपेंट ही लेंगे बट टाइम अलग कर देंगे, मतलब इसको थोड़ा पहले या इसको थोड़ा बाद में, लेकिन देखो हमारा सैंपल वही है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी तो डेफिनेटली रिजल्ट सेम आना चाहिए। बट अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स बहुत डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स आपका टूल रिलायबल नहीं है। फिर आता है सेंसिटिविटी। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो मतलब जो रिसर्च टूल है वो यूज हो सकता है टू डिटेक्ट डिफरेंसेस और चेंजेस इन द वेरिएबल्स बीइंग मेजर्ड, यानी कि जो चीजें आप मेजर कर रहे हो, जो आपके वेरिएबल्स हैं, अगर इसमें कोई भी चेंज होगा तो फटाफट से ये टेस्ट पकड़ ले। एक सेंसिटिव रिसर्च टूल शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इवन स्मॉल डिफरेंसेस इन द वेरिएबल बीइंग स्टडी। जो सेंसिटिव रिसर्च टूल होता है वो बड़ी जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता है छोटे छोटे डिफरेंसेस जिसको वो स्टडी कर रहा होता है। ठीक है, सो इट कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई इवन द वेरी स्मॉल डिफरेंसेस, कहीं पे कोई भी डिफरेंस आया वेरिएबल में फटाफट से वो उसको आइडेंटिफाई कर ले। To ensure sensitivity, researchers need to choose a research tool that is appropriate for the variable being measured.
यानी कि सेंसिटिविटी को इंश्योर करने के लिए रिसर्चर को जरूरत है एक ऐसा रिसर्च टूल यूज करने की जो कि अप्रोप्रिएट हो फॉर द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड। मतलब आप जिस वेरिएबल को डिफरेंस देखना चाह रहे हो कि इसमें चेंज आने से आपके ओवरऑल टेस्ट पे फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा रिसर्च टूल चूज करना है जो इस वेरिएबल के लिए अप्रोप्रिएट हो। इस वेरिएबल के लिए अगर अप्रोप्रिएट नहीं है आप उसको यूज करो, वो बहुत गलत हो जाएगा। They should also ensure that the tool is capable of detecting small changes in the variable। और इन्हें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो हम यूज कर रहे हैं टूल, रिसर्च टूल, वो छोटे से छोटा चेंज भी वेरिएबल के अंदर जो आता है उसको डिटेक्ट कर ले। देन कम्स ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity refers to the degree to which a research tool is free from the influence of the researcher personal biases or opinion। मतलब आप एक ऐसा रिसर्च टूल यूज करोगे, यू आर गोइंग टू यूज अ रिसर्च टूल जो कि फ्री है। किस चीज से फ्री है? फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिसर्चर। मतलब जो आपका रिसर्चर है उसके खुद के पर्सनल ओपिनियन का इस टूल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उस पर्सनल रिसर्चर के बायस यानी कि वो क्या सोच रहा है या फिर उसके क्या ओपिनियन है, उसका डायरेक्ट असर रिसर्च टूल पे नहीं पड़ना चाहिए। अ गुड रिसर्च टूल शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड प्रोड्यूस्ड अनबायस्ड रिजल्ट। तो एक अच्छा टूल वही होता है जो अनबायस्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। To ensure objectivity, researcher should use standardized procedure when administrating the research tool। तो मतलब हम अगर चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी श्योर हो, कि हमारी पर्सनल ओपिनियन से फर्क ना पड़े, उसके लिए रिसर्चर्स को ऐसे प्रोसीजर्स यूज करने चाहिए जिससे हमारे पर्सनल ओपिनियन का कोई फर्क ना पड़े। उन्हें ये भी इंश्योर करना है कि टूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारे खुद के पर्सनल थॉट्स, फीलिंग या जो भी है उसका असर हमारे रिजल्ट्स पे ना पड़े। राइट नाउ स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ रिसर्च टूल कैन बी यूज कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग एंड बाय डिफरेंट रिसर्चर। मतलब कि यहाँ पे इसने क्या बोला कि आप अगर स्टैंडर्डाइज बोल रहे हो तो सपोज ए साइंटिस्ट है, बी साइंटिस्ट है, सी है, डी है। अगर ये इस टूल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा अलग सेटिंग में यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस ठीक है, बट ये नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल ही इधर जा रहा है, ये बिल्कुल ही मतलब कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। एक स्टैंडर्डाइज, हम जब भी बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड की चीजें लेनी चाहिए, स्टैंडर्ड की खाने पीने की, मतलब कि भाई अच्छी हो, जिस पे आप भरोसा कर सको, यानी कि ऐसा ना हो कि खाने में मिलावट हो। तो इसलिए यहाँ पे भी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक रिसर्च टूल जिसको हम लोग कंसिस्टेंटली यूज कर सकते हैं डिफरेंट सेटिंग्स में बाय डिफरेंट रिसर्चर। एंड एक गुड रिसर्च टूल जो होगा ना वो स्टैंडर्डाइज होगा, सो दैट यहाँ पे क्या होगा ना, हमारी जो रिलायबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। एंड कंसिस्टेंटली अगर आप उसको अलग अलग सेटिंग में चेंज कर रहे हो तो बहुत डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सो इस स्टैंडर्डाइज को इंश्योर करने के लिए रिसर्चर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए कि किस तरह से आपको ये टूल यूज करना है। प्लस अगर हो सकता है तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होनी चाहिए कि भाई जो आप यूज करने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, अलग अलग सेटिंग्स में अगर हम बात करते हैं तो जो लोग यूज करेंगे हु विल बी यूजिंग द टूल टू इंश्योर दैट इट इज यूज कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स एंड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई। देन स्टैंडर्डाइजेशन आई होप क्लियर है। देन ईज ऑफ यूज, ऑब्वियसली एक ईज ऑफ यूज मतलब एक रिसर्च टूल अच्छा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इजी टू यूज हो एंड एडमिनिस्टर। मतलब कि आप उसे आराम से यूज कर सको, ऐसा ना हो कि उसके डाटा उसके उसके थ्रू कलेक्ट करने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कि मतलब हो ही नहीं पा रहा है यूज। सो उसको डिजाइन ही इस तरह से करना है कि अगर बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग या एक्सपर्टाइज के बिना ही कोई भी पर्सन जो रिसर्च कर रहे हैं वो इसको यूज कर सके। ठीक है, टू इंश्योर ईज ऑफ यूज रिसर्चर शुड डिजाइन द रिसर्चर टूल टू बी यूजर फ्रेंडली। यानी कि हम अगर चाहते हैं ईज ऑफ यूज को इंश्योर करना, उसके लिए रिसर्चर्स को डिजाइन करना चाहिए रिसर्चर टूल कि इस तरह से कि वो यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, मतलब कोई पर्सन उसको यूज कर रहा है वो आराम से उसको यूज कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, दे शुड ऑल्सो प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, कि आप ये भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे कि भाई यूज कैसे करना है। ठीक है, क्या चीज रहेगी, कितना मतलब क्या लगेगा, क्या करना है, ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। नाउ रेडिली अवेलेबल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, रेडिली अवेलेबल नहीं है, रेडिली अवेलेबल है। मतलब ये ऐसा ना हो रिसर्च टूल को आपको यूज करने के लिए पहले उसको मतलब लाने में किसी तरह से बहुत दिक्कत हो, नहीं,
जब आपको चाहिए वो टूल आपके पास हो, एसेसिबल हो, आप आराम से उसको यूज कर सकते हो, इजी टू ऑब्टेन हो, जो भी रिसर्चर उस पर वर्क कर रहे हैं। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी, रिसर्चर शुड मेक द रिसर्च टूल अवेलेबल ऑनलाइन और थ्रू कमर्शियल सोर्सेस। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके लिए अवेलेबल है, तो सिंपल सी बात है कि जो भी लोगों ने ये टूल बनाया है, या जो भी आप चाहते हो कि अगर आपका ये रिसर्च टूल यूज हो, तो आप उसे ऑनलाइन तो एटलीस्ट प्रोवाइड कराओगे, चाहे फी दे के प्रोवाइड कराओ कि ठीक है $10 का आपका शीट है ये, लेकिन एटलीस्ट इट शुड बी अवेलेबल। ये ना हो ना कि उस बंदे को, जिसको भी रिसर्च करनी है, उसको मिल ही नहीं रहा है, परेशान हो रहा है, वो उसने सोच लिया कि इसको यूज करना है बट हो नहीं पा रहा है। दैट शुड नॉट हैपन। सो रेडिली अवेलेबल का मतलब है जब भी आप उसको यूज करना चाहो, आपके लिए वो रेडी हो, अवेलेबल। देन एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि ये जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस रिसर्च के अंदर हैं, या फिर जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, और प्लस जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए उस टूल के अंदर कि लोग अनकंफर्टेबल हों, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द टेस्ट, मतलब द रिसर्च मेथड। प्लस ऐसा भी ना हो कि कोई कोई हार्म पहुंचा रहा है या किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम कॉजिंग एनी हार्म और डिस्कम्फर्ट जिन लोगों को हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सेप्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए रिसर्चर्स को डिजाइन करना चाहिए रिसर्च टूल विद द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड स्टेक होल्डर इन माइंड। तो जब आप रिसर्चर यूज करने वाले हो, आप सपोज एज अ कोई टूल, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भी आप यूज कर रहे हो उससे सामने वाले के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। प्लस उसमें कंसेंट भी लोगों की हो, ऐसा ना हो कि आप इतना मुश्किल टेस्ट बना दिया, ऐसी ऐसी उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए जो लोग देने के लिए तैयार नहीं है। सो बेसिकली you should be aware about the acceptability as well, right? एंड वैल्यू फॉर मनी, ऑब्वियसली बहुत महंगा ना हो, पता चले आपकी रिसर्च बहुत छुटकी सी है। मैं ये नहीं कह रही कि छुटकी रिसर्च की वैल्यू नहीं है, बट अगेन आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखना है। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, वो आपको एक्चुअली में वो बेनिफिट दे जिसके लिए आप उसको यूज कर रहे हो, है ना। और बेनिफिट ऐसी हो कि भाई उसका जो कॉस्ट है यूज करने की, जो भी आपने पैसा लगाया या जो आप कर रहे हो, वो आउटवे हो जाए, मतलब आपका बेनिफिट ज्यादा। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंश्योर करने के लिए रिसर्चर्स क्या करते हैं, एक ऐसा रिसर्च टूल यूज करते हैं दैट इज अफोर्डेबल, ऑब्वियसली वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो जितनी जरूरी है उतनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी दे एंड रिलायबल हो, ठीक है। प्लस वो दिमाग में ये भी रख के चलते हैं कि जब स्टडी खत्म होगी तो इस टूल की वजह से उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कह सकते हैं, जो एक अच्छे रिसर्च टूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड ये वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, ईज ऑफ यूज, रेडिली अवेलेबल, एक्सेप्टेबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी। नाउ इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, या फिर गूगल पे जाके डायरेक्टली www.prepwithharshita.com पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको और वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको नेट से रिलेटेड, एमएड से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।